नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और हम देख रहे थे अंग्रेजों की भारत में आर्थिक नीतियां एवं उनके प्रभाव, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम क्या था? अंग्रेजों की भारत में आर्थिक नीतियां एवं उनके प्रभाव। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि औपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, औपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। हमने आपको कल बताया था कि उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, और इसके हमने चरण बताए थे। प्रथम चरण जो था वो 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के और 1813 के चार्टर एक्ट तक था। दूसरा जो था वो 1813 से लेकर के 1858 तक था। तीसरा जो था वो 1858 से लेकर के कब तक होगा? देश आजाद होने तक, 1947 तक। और प्रथम जो चरण था उसमें अंग्रेजों ने डायरेक्ट भारत को लूटा, यानी कि उनके जो यहां से माल ले जा करके सस्ते मूल्यों पर, भारत से सस्ते मूल्यों पर माल ले जा करके वहां का मतलब यूरोप में जाकर के महंगे मूल्यों पर बेचना, यही उनका उद्देश्य था, यही उनकी प्राथमिकता थी, यही प्रायोरिटी थी। सेकंड केस में क्या था कि अब मशीनीकरण का युग आ गया था और मशीनीकरण के युग में ब्रिटेन में कई मशीनें लगी, इंग्लैंड में कई मशीनें लगी। अब उन मशीनों के लिए भारत कच्चे माल की जरूरत थी, जो कि भारत में प्रॉपर था, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में था, जैसे कि कपास, नील। इस प्रकार से सारा का सारा कच्चा माल भारत से लिया उन्होंने और फिर वहां बना करके वहां बनाया। तो जो इंग्लैंड था वो जनसंख्या की दृष्टि से कम, यानी वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। अब वो माल बना तो लिया, उसे खपाएंगे कहां, बेचेंगे कहां? तो उन्होंने भारत को ही मार्केट के रूप में यूज किया, यानी कि यहां से कच्चे माल को ले जा करके वहां पैकिंग करके फिर भारत में बेच देना, ये उनके दूसरे चरण की नीति थी। तीसरे चरण में जब 57 की क्रांति हुई, लोगों में एक विद्रोह की भावना पैदा हुई। विद्रोह की भावना पैदा होने के दौरान उन्होंने अपनी नीति में थोड़ा सा बदलाव किया। नीति में थोड़ा सा बदलाव के कारण यहां निवेश किया और निवेश के माध्यम से लूटा, यानी कि तीनों ही चरणों में उनका शोषण करना, आर्थिक शोषण करना जारी रहा, लेकिन विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में, यानी उनका स्वरूप बदला लेकिन शोषण करना बंद नहीं हुआ। लेट्स क्लियर। देखिए, ये इतना बताना जरूरी है क्योंकि पिछले वीडियो से इस वीडियो को लिंक करना बहुत आवश्यक है। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं और या कोई मूवी के कुछ पार्ट होते हैं ना, मूवी के पार्ट देखते हैं, तो जब फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट आता है तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट के कुछ पिक्चर्स दिए जाते हैं उसमें, ताकि आप फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से लिंक कर सको। ठीक इसी प्रकार से तो है, ये भी तो वीडियो है, इसको भी आप पहली वीडियो को आप आसानी से दूसरी वीडियो से लिंक कर सकें, यही है। अब भारत जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत कैसा था? कृषि प्रधान देश था। कैसा था? कृषि प्रधान देश था। और कृषि प्रधान देश में यहां के लोग, यानी अंग्रेजों से पूर्व जो राजा थे, वो क्या किया करते थे? भू राजस्व वसूला करते थे, लगान वसूला करते थे। आपने लगान मूवी तो देखी ही होगी। लगान मूवी में क्या होता था? वो टैक्स वसूलने की बातें करते हैं और क्रिकेट मैच के दौरान यानी भारत के लोग जीत जाते हैं तो लगभग 3 से 4 साल तक का, अब मुझे टाइम पीरियड तो याद नहीं है, 3 से 4 साल तक का वो लगान माफ करने की बात कर रहे हैं उसमें, और नहीं तो हारने पर 2 गुना लगान। अब देखिए, भारत के लोग भी लगान लेते थे और अंग्रेज भी लगान लेते थे। टैक्स, भारत के लोग भी टैक्स लिया करते थे। भारत के लोग का मतलब है राजा भी टैक्स लिया करते थे और अंग्रेज भी टैक्स लिया करते थे। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि राजा जो हुआ करते थे वो कुछ सहूलियत दे दिया करते थे। कब? अब सभी को पता है कि कृषि कैसा है? मौसम पर डिपेंड है। मौसम पर डिपेंड नहीं, मानसून पर डिपेंड है, यानी कि बरसात कभी किसी साल बरसात ज्यादा आती है और किसी साल बरसात नहीं आती है। और जब बरसात नहीं आती थी, सूखा की स्थिति होती थी, तब भारत के राजा जो हुआ करते थे वो सहूलियत दे दिया करते थे भारतीय किसानों को, जिससे क्या होता था कि सहूलियत, और या फिर जब ज्यादा प्रकृति की मार पड़ती थी तब वो क्या कर दिया करते थे? माफ भी कर दिया करते थे।
लेकिन अंग्रेज जस्टिस के अपोजिट थे। वो जो टैक्स वसूलते थे वो सख्ती के साथ वसूलते थे। अब जो टैक्स वसूलने की इसी पद्धति को हम भू राजस्व कहते हैं, और भू राजस्व जब लगा और भू राजस्व लेने की विभिन्न पद्धतियां अंग्रेजों ने बनाई, और उन्हीं पद्धतियों का आज हम चर्चा में अध्ययन करेंगे। एक यानी जिनमें से तीन बहुत फेमस हुई। कौन कौन सी? पहली है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। दूसरी है रैयतवाड़ी। तीसरी है महालबाड़ी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालबाड़ी व्यवस्था। आज का जो हमारा केंद्र बिंदु होगा वो स्थायी बंदोबस्त होगा। चूंकि हम इन दोनों को आज नहीं कराएंगे, इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब इसका देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, यानी इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि इन्होंने टैक्स वसूलना प्रारंभ कहां से किया था। तो आपको पता है सन 1757, जी हां, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सन 1757 में प्लासी हुआ और यहीं से अंग्रेजों ने अपनी का मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। प्लासी के युद्ध के दौरान इन्हें बंगाल के 3 जिले, नॉट स्टेट, बंगाल के 3 जिले, कौन? मिरानपुर, चटगांव और बर्धमान। मिरानपुर, चटगांव और बर्धमान, इन तीनों की दीवानी प्राप्त होती है। इन तीनों की दीवानी प्राप्त होती है प्लासी के युद्ध के दौरान। अब इन्हें मलाई खाने का चस्का पड़ गया। देखिए, दीवानी का मतलब क्या है? वही टैक्स वसूलने वाला। अब इन्हें लगा कि हम यहां से हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? टैक्स जब हम वसूल रहे हैं तो आगे क्यों नहीं करेंगे इस काम को? आगे भी करेंगे। होता है क्या, 1757 के बाद में 1764 होता है और 1764 में बक्सर होता है। होता है कि नहीं होता है? ये सभी मैं करा चुका हूं आपको, आप अपने मन में रिवाइज कर लिया करिए। 1764 के बाद में 1765 में क्या होता है? आप बताइए, कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के दौरान 3 राज्यों की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्यों की दीवानी, यानी अब देखो मलाई खाने का जो चस्का इन्हें पड़ा था वो 3 जिलों से पड़ा था। अब 3 राज्य ले लिए मलाई खाने के लिए। मलाई का मतलब क्या है? दीवानी प्राप्त करने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए। इलाहाबाद की संधि के दौरान हुआ क्या कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल, तीनों की दीवानी प्राप्त कर ली इन्होंने, अंग्रेजों ने, और यहीं से इन्हें टैक्स लेने का चस्का चढ़ गया अच्छे तरीके से। अब इसके बाद में एक व्यक्ति आता है कॉर्नवालिस। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1786 से लेकर के 1793 तक था। क्या? 1786 से लेकर के 1793 तक इसका टाइम पीरियड होता है। किसका? कॉर्नवालिस का। ये क्या बनकर के आया था भारत में? बताइए। ये था गवर्नर जनरल। क्या था? गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर जनरल का काम क्या होता था? और दोनों प्रेसिडेंसियां, बंगाल के अतिरिक्त और दोनों प्रेसिडेंसी, 2 प्रेसिडेंसी कौन सी हैं? मद्रास और बंबई। मद्रास और बंबई, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को इनके जो भी गवर्नर हुआ करते थे वो किसके अधिकार क्षेत्र में आते थे? बंगाल के गवर्नर जनरल के। अब ये कॉर्नवालिस था, तो इसने, अब हम स्थायी बंदोबस्त को ढंग से पढ़ते हैं। ये कब शुरू? स्थायी बंदोबस्त जो था, स्थायी बंदोबस्त, इसका दूसरा नाम क्या है? स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? जमींदारी व्यवस्था।
इसका तीसरा नाम क्या है? इस्तेमरारी, यानी इसे 3 नामों से जाना जाता था। ये 3 नामों से, ये टैक्स लेने की पद्धति बता रहा हूं मैं। अब देखिए धीमे धीमे आप सब समझ जाएंगे, बस बने रहिए। बहुत अच्छे तरीके से एक कहानी नुमा, देखिए 3 चीजों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। FCS, FCS का क्या मतलब है? फैक्ट, फैक्ट, F मतलब फैक्ट, C मतलब कंसेप्ट, S मतलब स्टोरी। यानी इन तीनों का मिश्रण। देखिए न हमारा कंसेप्ट से काम चलेगा, न केवल स्टोरी से काम चलेगा, न केवल फैक्ट से। फैक्ट हम याद कर लेंगे, किताबों में बहुत सारे दे रखे होते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा हमारा। तो हम तीनों से, यानी तीनों का समायोजन करके पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट, कंसेप्ट और स्टोरी का। तो जो स्थायी बंदोबस्त था इसे जमींदारी व्यवस्था कही जाती थी। अब अंग्रेजों ने एक काम सोचा कि क्यों ना हम टैक्स वसूलने के लिए, क्या टैक्स वसूलने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर लें। टैक्स वसूलने के लिए क्या कर लें? एक व्यक्ति को टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने एक व्यक्ति नियुक्त किया, उसे कहा गया जमींदार। क्या कहा गया? उसे जमींदार कहा गया। क्यों? ऐसा क्यों किया? देखिए हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसके पीछे के कारण यदि हमें पता पड़ जाएं तो हमें इतिहास उंगलियों पर याद हो जाता है। जमींदार ही क्यों नियुक्त किया उन्होंने? यानी एक व्यक्ति, खुद भी तो वसूल सकते थे। इसके पीछे के कई कारण थे। क्या कारण थे? एक तो जो जमींदार हुआ करता था वो भारतीय किसानों को अच्छी तरह से पहचानता था। एक तो जो जमींदार होता था वो भारतीय किसानों को अच्छी तरह से पहचानता था, उनसे बात करना, उनसे वो बात करता रहता था। अंग्रेज और किसानों में बहुत अंतर था, उनके बीच में थोड़ी सी गहरी खाई थी जिसे वो पाट नहीं सकते थे। उनका जो कन्वर्सेशन करने का तरीका था वो जमींदारों से बेकार था। जमींदार अच्छी तरीके से उनसे वार्तालाप कर सकते हैं किसानों से। तो इस वजह से दूसरी बात क्या थी, जब मान लीजिए कि जब अंग्रेज डायरेक्ट टैक्स लेने जनता से जाएंगे तो जनता के मन में, दिल में क्या होगा? आक्रोश आएगा। उसकी जो आक्रोश की भावना है वो फूट सकती है कभी भी। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम इन्हीं का एक व्यक्ति मैदान में उतारकर इन्हीं से टैक्स वसूलने का काम किया जाए। जो मैं बात कह रहा हूं उसे ढंग से सुनिए। इन्हीं का व्यक्ति, यानी इन्हीं के समाज का व्यक्ति, अगर किसानों के समाज का व्यक्ति उतार करके मैदान में इनसे ही टैक्स वसूला जाए, इनसे हम ले लिया करेंगे। तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन ये था कि मान लीजिए हम इनका बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं, हम इनका शोषण कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर भी शोषण कर रहे हैं हम इनका, तो कहीं ना कहीं यह आक्रोश की ज्वाला फूटेगी तो ये जमींदार हमारी तरफ खड़े रहेंगे। और खड़े भी क्यों ना होते, उन्हें एक तरीके से रोजगार जो दे दिया था उन्होंने, आगे पढ़ेंगे कि कैसे रोजगार दिया था। कॉर्नवालिस, जॉन सोर और जेम्स ग्रांट, ये 3 व्यक्ति थे। कॉर्नवालिस, जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। इन तीनों व्यक्तियों ने कहीं ना कहीं, यानी मेन रूप से तो कॉर्नवालिस था। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि बताइए स्थायी बंदोबस्त किसकी देन थी और उसमें कॉर्नवालिस ऑप्शन में है तो कॉर्नवालिस लगाइए। लेकिन जो दिमाग की उपज थी वो किसकी थी? जॉन सोर की। जॉन सोर के दिमाग में आया कि इस प्रकार से हम टैक्स वसूलने का काम किसी और व्यक्ति से करा सकते हैं। इसकी बात इसे अच्छी लगी और लागू कर दी इसने। कब की बात है ये? 1793 की। अब होता क्या था, इसके दौरान जमींदार से टैक्स वसूलने की बात कही गई कि जाइए आप अंग्रेजों से टैक्स लेकर के आइए। अब जमींदार भी तो पूछेगा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। पिक्चरों का डायलॉग है ये तो। लेकिन उनको एक चीज दी जाती थी, 10/11 भाग था। 10/11 भाग अंग्रेज रख लिया करते थे। कौन? अंग्रेज। और 1/11 भाग जमींदार का होता था। हो गया ना जमींदार के लिए रोजगार। अब 1/11 भाग यानी 11 रुपए वो कलेक्ट करके ला रहा है तो जमींदार का कितना बनना है? 1।
और अंग्रेजों का कितना बनना है? 10। यानी कि यह पूछा जाता है कि बताइए अंग्रेजों का कितना हिस्सा था? 10 और जमींदार का 1/11 और 10/11। इस प्रकार से अगर परसेंटेज में पूछे तो 89% अंग्रेजों का हिस्सा था। कभी कभी परसेंटेज में पूछ सकता है वो क्वेश्चन, एग्जामिनर के दिमाग की कुछ पता नहीं होती है। और 11% जो हिस्सा था वो किसका था? जमींदार का। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत के कौन कौन से हिस्सों पर, भारत के कौन कौन से हिस्सों पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था? तो लागू किया था बंगाल। क्यों नहीं करते? बंगाल में तो ऐसा पंजा गड़ा रखा था उन्होंने। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में कुछ क्षेत्र जैसे कि बनारस और उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में बनारस और उत्तरी कर्नाटक। यानी एग्जामिनर यह पूछ सकता है कि बताइए स्थायी बंदोबस्त जो था वो कौन से क्षेत्र पर लागू नहीं था? एक ऑप्शन बाहर से दे देगा, आपको यह पढ़ना है। अब देखिए ये बनारस किसका क्षेत्र था? अवध के अंदर में आता था। किसके अंडर में आता था? अवध के अंडर में आता था। और तुम्हें पता ही है कि 1765 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें संधि हुई थी किसके साथ? अवध के नवाब के साथ, शुजाउद्दौला के साथ। तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो कहां किया? इस बंदोबस्त का प्रयोग किया, इस व्यवस्था का प्रयोग किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में बनारस, यूपी में पूरा क्षेत्र नहीं यूपी का, केवल बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ये उन्होंने किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बताइए भारत के, ब्रिटिश भारत के, कहीं कहीं आपको भारत लिखा मिल जाएगा, यानी ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर यह लागू था? तो यह था 19% क्षेत्रफल पर। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू थी। मैं एक एक बात को 2 बार रिपीट क्यों करता हूं? ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से प्रवेश करे वो बात। इसके बाद में एक और नियम आया, यानी अंग्रेज थे वो चालाक। मैं पहले ही कह चुका हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि अंग्रेज 10 कदम आगे चलते थे, 1-2 कदम आगे नहीं भारतीय लोगों से। अब ये जमींदार कहीं निरंकुश न हो जाएं, इसीलिए वो क्या काम, एक नियम लेकर के आए, वो सूर्यास्त का नियम। क्या? सूर्यास्त का नियम। अब ये सूर्यास्त का नियम क्या था? सूर्यास्त का नियम था कि कोई एक डेट दे दी जाती थी। किसको? जमींदार को। बोले इस डेट तक आपको मुझे टैक्स कलेक्ट करके देना है, सूर्य छिपने से पहले, सूर्य के अस्त होने से पहले। अब नहीं तो क्या होगा परिणाम? अगर आपने उस डेट तक, उस दिनांक तक मुझे सूर्यास्त होने से पहले आपने टैक्स कलेक्ट करके नहीं दिया तो क्या होगा? आपकी जमींदारी बचेगी नहीं, आपकी जमींदारी जो है वो किसी और को दी जाती थी। तो ये सूर्यास्त का नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कैसे बनेगा पीटी में? इसमें बनेगा कि बताइए सूर्यास्त का जो नियम था वो किस व्यवस्था के अंतर्गत था? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा आपको। अच्छा, इसके बाद में इस जो व्यवस्था थी इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने कोई निर्धारित नहीं किया था कि इतना टैक्स देना है आपको या इतना नहीं देना है। अब ये मामला, समस्या यहां बन गई। कहां बन गई? कि जो जमींदार था वो निरंकुश होते गए, यानी कि उन्होंने किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। अब किसानों का शोषण करेंगे वो कौन? जमींदार। यानी कितना भी टैक्स वसूल रहे हैं अपने फायदे के लिए, उनका तो हिस्सा बढ़ जाएगा ना, ज्यादा टैक्स वसूलेंगे तो उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। और बढ़ने के क्रम में जमींदार अत्यधिक आर्थिक शोषण करने लगे किसानों का। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि इस बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? जमीन का मालिक कौन होता था? जी हां, जमींदार होता था। अब कुछ जमींदार बहुत बड़े हो जाते थे, कुछ जमींदार बहुत बड़े हो जाते थे, यानी जमींदार अपने अंडर में जमींदार रखते थे। जमींदार जो होते थे वो अपने अंडर में जमींदार रखते थे। क्या मतलब इसका?
इसका मतलब यह था कि वो कहते थे कि आप टैक्स वसूल करके लाइए, आपको इतना परसेंटेज मिलेगा। यानी परसेंटेज में से परसेंटेज किसको दे रहे हैं? वो अन्य जमींदारों को। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाया करता था, तो एक जमींदार के बस की बात नहीं होती थी, तो वो अपने अंडर में कई जमींदार रख लिया करता था। ये आपने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। क्या स्थायी बंदोबस्त? अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें महालबाड़ी और रैयतबाड़ी दोनों को कवर करा देंगे। उसमें महालबाड़ी, देखिए एक एक वीडियो को आप ढंग से देखते चलिए, वादा है मेरा आपको यही याद हो जाएगा। मैं एक एक शब्द को 2 बार बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। धन्यवाद।